हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूं सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 6। तो आज हमारा वो टॉपिक आने वाला है जिसके बारे में मैं आपको पहले प्रीवियस क्लासों में बता चुका हूं कि संकुलन दक्षता को हम आगे पढ़ेंगे। तो आज उसी टॉपिक की शुरुआत करते हैं, संकुलन दक्षता। चलिए मेरे साथ कॉपी पेन ले लीजिए और साथ के साथ हम स्टडी करते हैं आज टॉपिक जो आज हमारा है संकुलन दक्षता, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी, संकुलन दक्षता। ठीक है, देखो संकुलन दक्षता होती क्या है समझो। क्रिस्टल में कितना हिस्सा भरा हुआ है, जो अवयवी कण है उन्होंने क्रिस्टल का कितना हिस्सा भर रखा है, उसका परसेंट ही क्या होता है? संकुलन दक्षता। यानी कहने का मतलब एक जो आपके पास घनीय जालक है उसका कितना हिस्सा भरा हुआ है, और हिस्सा भरेगा कौन? अवयवी कण। तो हम कह सकते हैं क्या कि क्रिस्टल जालक का वह प्रतिशत जो अवयवी कणों द्वारा क्या है? घिरा हुआ है, उसे हम क्या कहेंगे? संकुलन दक्षता। अब संकुलन दक्षता को निकालेंगे कैसे? देखो इसका फॉर्मूला देखो, संकुलन दक्षता, संकुलन दक्षता, इसका फॉर्मूला देखो। आगे यही फॉर्मूला लगाएंगे हम हर एक में। संकुलन दक्षता बराबर क्या होगा? अवयवी कणों की संख्या, अवयवी कणों की संख्या, अवयवी कणों की संख्या, और इसको किससे दिखाते हैं हम? Z से। ठीक है, अवयवी कणों की संख्या गुणा अवयवी कण। और अवयवी कण किस रूप में होता है? गोले के रूप में। अवयवी कण गोले का आयतन, और गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, हमने यहां पर बताओ गोले का आयतन क्यों रखा? गोले का आयतन क्यों रखा हमने? क्योंकि जो अवयवी कण है, जो अणु परमाणु है, वो कैसे होते हैं भाई? गोलाकार होते हैं। इस वजह से किसका लगेगा? गोले का आयतन लगेगा। ठीक है, गोले और वृत्त में डिफरेंस है, कहीं वृत्त और गोले को एक जैसा मत समझना। ठीक है, ये तो है आपका गोला जो 2D है एक्स और वाई एक्सिस पर, और आपने कांच लड्डू देखा है ना, लड्डू कैसा है? लड्डू है गोला। ठीक है, समझ गए आप? तो देखो अगली बात करते हैं हम। हाँ, नीचे हमने क्या रखना है? इकाई कोष्ठिका का आयतन, इकाई कोष्ठिका का आयतन। और इकाई कोष्ठिका कैसी है भाई? घन आकार है, तो घन का आयतन रखेंगे। घन का आयतन आपने पढ़ रखा है 10वीं में, क्या होता है? भुजा क्यूब। और भुजा को अगर हमने a मान लिया तो किसका क्यूब हो जाएगा? a का क्यूब गुणा 100%। ये पूरा फॉर्मूला किसका है? संकुलन दक्षता का। ठीक है, समझ गए आप इसको? अब इसके बाद अगर मैं आपको एक चीज और समझाऊं तो समझो। देखो थोड़ी सी जनरल बातें वो भी आपको मैं साथ के साथ क्लियर कर देता हूं। ये आपका घन है। ठीक है, अब घन में देखो 6 तो फलक हैं। फलक कितने? 6, 1 2 3 4, ये आगे वाला और ये पीछे वाला। तो फलक की अगर मैं बात करूं तो फलक घन के अंदर कितने हैं? 6। अगर मैं कोनों की बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8। कोने कितने हो गए भाई? कोने हो गए घन के अंदर कितने? 8। अगर मैं किनारों की बात करूं तो किनारे यानी कोर कितनी हो गई? देखो गिनो, कोर कितनी हो गई? कोर, या इनको क्या बोल सकते हैं दूसरा नाम? किनारे। ठीक है, देखो 1 2 3 4 और 4 नीचे, 4 ऊपर 4 नीचे। फिर देखना 5वीं, सॉरी 4 और 4 कितनी हो गई? 8, ये 9, ये 10, ये वाली 11 और ये वाली 12। तो टोटल कितनी हो गई किनारे? 12। एक बार फिर से गिन लो, 1 2 3 और ये 4, ये 5 6 और ये 7 और ये 8, ये 9, ये 10 और ये 11 और ये वाली 12। तो टोटल कोर और किनारे कितने हो गए आपके? 12। ठीक है, तो बस आपको इतनी सी बात याद रखनी है कि फलक तो 6 हैं और कोने हमारे 8 हैं, और जो कोर या किनारे हैं वो हमारी कितनी है? 12 है। फटाफट इसको फॉर्मूले को लिखो, फिर आगे की बात करते हैं। लिख लिया? मिटा दें? चलो अब हम एक एक करके संकुलन दक्षता को क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। पहले हम देखेंगे कि जो सरल घनीय जालक है उसमें संकुलन दक्षता कितनी निकल के आएगी। फिर हम देखेंगे बीसीसी में, और बीसीसी का पूरा नाम क्या है? काय केंद्रित या अंतः केंद्रित। और इसके बाद हम देखेंगे एफसीसी में, फलक केंद्रित या घनीय संरचना में। ठीक है, देखो सीसीपी, क्यूबिक क्लोज पैकिंग।
चलो आगे की बात करते हैं। तो अब पैकिंग एफिशिएंसी सबसे पहले हम देखते हैं सरल घनीय जालक में संकुलन दक्षता। ठीक है, सरल घनीय जालक में संकुलन दक्षता, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। ठीक है, देखो अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सरल घनीय जालक किस तरीके से होता है। तो इस बात की चर्चा हम इससे प्रीवियस की क्लासों में कर चुके हैं कि जो सरल घनीय जालक है उसमें जो अवयवी कण हैं वो सिर्फ और सिर्फ कहां होते हैं? कोनों पर, किनारों पर। ठीक है ना, और यहां आपको साइड में दिख भी रहा होगा सरल घनीय जालक की संरचना किस तरीके से, आप देख लो। ठीक है ना, जो अवयवी कण है वो सिर्फ और सिर्फ कहां है? कोने पर, यानी 4 गोले तो आपको आगे दिख रहे होंगे और 4 गोले आपको पीछे दिख रहे होंगे। ठीक है, आगे देखो, तो इसकी संरचना हम पहले बना लेते हैं। ये क्रिस्टल ले लिया हमने। अब इसमें जो अवयवी कण है वो गोले, और गोले हर कोने पर व्यवस्थित है। तो देखो एक तो गोला ये रहा और एक गोला आपका ये रहा, इस तरीके से आपको चित्र में दिखे थे अभी। ठीक है, तो इस गोले की जो त्रिज्या है वो कितनी होगी? r, और इस गोले की जो त्रिज्या है वो कितनी होगी? r। और अगर मैं इस पूरी भुजा को नाम दूं तो पूरी भुजा को हमने नाम क्या दिया था? a। और वर्ग से हमने घन बनाया तो वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती हैं? एक समान। यानी अगर ये वाली लाइन a है तो इसकी भी लंबाई a होगी, इसकी भी लंबाई a होगी, इसकी भी लंबाई कैसी होगी? a। यानी सारी भुजाएं कैसी होंगी? बराबर। तो सबको हम क्या मान सकते हैं? a। इनका नामकरण भी कर दो। चलो इसको नाम दे देते हैं हम, दूसरा मार्कर यूज कर लेते हैं। मार्कर की कमी हमारे पास नहीं है। A B C D, और इसको नाम दे दो E F G H। ठीक है, तो अब हम इस चित्र को देखकर कह सकते हैं क्या? पहली बात तो हम क्या कह सकते हैं? पहले तो सरल घनीय जालक में सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको करना है कि अवयवी कणों की संख्या बताओ, क्योंकि जो संकुलन दक्षता का फॉर्मूला है सबसे पहले उसमें क्या है? Z। तो सबसे पहले Z निकालोगे। फिर क्या काम करना है आपको? जब भी आप संकुलन दक्षता को कैलकुलेट करो तो जो आपकी भुजा है A और जो गोले की त्रिज्या है R, A और R के बीच का आपको संबंध निकालना है। अगर A और R के बीच का आपने संबंध निकाल लिया, अवयवी कणों की संख्या निकाल ली, तो संकुलन दक्षता का आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा, क्योंकि सारी वैल्यू लेकर आप फॉर्मूले में रख दोगे, कैलकुलेशन करोगे, जोड़ बाकी गुणा भाग, और हो गया हमारा काम। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम निकालते हैं अवयवी कणों की संख्या। तो सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, इसको शॉर्ट में SCC बोल सकते हैं, सरल घनीय जालक को। तो SCC में, सरल घनीय जालक में अवयवी कणों की संख्या, अवयवी कणों की संख्या, और यहां पर अवयवी कण सिर्फ और सिर्फ कहां होते हैं? कोनों पर। और कोनों का कितना हिस्सा होता है? 1/8, और कोने कितने हैं? 8। तो अवयवी कणों की संख्या यहां कितनी निकल के आएगी? 1। ये हम पहले भी बता चुके हैं। और कोर या किनारे की लंबाई कितनी है? कोर या किनारे की लंबाई कितनी है भाई क्रिस्टल में? कोर या जो किनारा है उसकी लंबाई हमने क्या मानी है? a। जितनी भी कोर किनारे आपको दिख रहे हैं सबकी लंबाई कितनी है? a। और गोले की त्रिज्या कितनी है बताओ? गोले की त्रिज्या, और गोले की त्रिज्या कितनी है? r। और ये संख्या को हम किससे दिखा रहे हैं? z से। तो z तो हमारा 1 निकल के आ गया, गोले की त्रिज्या r आ गई, किनारे की लंबाई a आ गई। अब हम यहां से देख के कह सकते हैं क्या कि जो a है वो किसके बराबर होगा? r प्लस r। भाई ये जो डिस्टेंस है वो r r है, तो r r को मैं जोड़ दूं तो कितनी निकल के आ जाएगी? 2r। यानी जो a की जो लंबाई होगी वो अपन यहां से लिख सकते हैं क्या? चित्रानुसार a किसके बराबर होगा? 2r के बराबर, बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है, तो यहां से हम निकाल सकते हैं, हम यहां से क्या कह सकते हैं? चित्रानुसार, चित्रानुसार जो a है वो किसके बराबर है? 2r के बराबर। ठीक है, तो यहां से हम r भी निकाल सकते हैं। r किसके बराबर होगा? 1/2 के, 2 को नीचे भेज दो, a/2। तो अगर आपसे बोले कि सरल घनीय जालक में अवयवी कण की त्रिज्या बताओ, तो आपको सबसे पहले उसने क्या दे रखा होगा? उसने आपको दे रखा होगा भुजा या कोर की लंबाई। तो कोर की लंबाई को ऊपर रखना, 2 का भाग लगाना, उसकी क्या आ जाएगी? त्रिज्या आ जाएगी। ठीक है, और अगर आपसे a बोले
कि आप भुजा मुझे बताओ, सरल घनीय जालक में भुजा बताओ या किनारे की लंबाई बताओ, तो त्रिज्या का किससे गुणा कर दोगे, 2 से गुणा कर दोगे। आगे न्यूमेरिकल भी अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां से हमने क्या निकाल लिया, ए की वैल्यू निकाल ली। अब हम क्या रख दे, फॉर्मूले में रख दे, आंसर आ जाएगा अब हमारा। संकुलन दक्षता, संकुलन दक्षता किसमें, सरल घनीय जालक में, ठीक है। तो सरल जेड की वैल्यू इंटू गोले का आयतन कितना, 4/3 पाई आर क्यूब बटा नीचे क्या रखना है आपको, भुजा का क्यूब, और भुजा कितनी निकल के आई, 2r, तो 2r का क्या कर दोगे, क्यूब, ठीक है। अब देखो z बराबर तो आपको पता है, z की वैल्यू कितनी आई 1, तो 1 रखो गुणा 4/3 पाई आर क्यूब बटे 2r का क्यूब कितना हो जाएगा, क्यूब का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 और r का मतलब r गुणा r, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8r क्यूब, क्या निकल के आ जाएगा, 8r क्यूब। अब इसके बाद देखो 1 का गुणा करोगे तो वो की वही रहेगा भाई, वो के वही रहेगा ना। हाँ, अब ये यहां देखो, यहां कौन सी सिचुएशन आई है, a/b और नीचे बड़ा आया है c, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, एक तो देखो ये कंडीशन है a/b/c, ठीक है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको तो अपन सोल्व करेंगे a/b गुणा c, और जब इस तरीके की कंडीशन आए तो इस तरीके की कंडीशन को कैसे सोल्व करना है, a/b इंटू c, ठीक है। तो यहां पर इसी तरीके की कंडीशन है, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, देखो 4/3 गुणा नीचे क्या है 8r क्यूब और ऊपर क्या है पाई आर क्यूब, ठीक है, इंटू 100 तो हम भूल ही गए, तो हम इंटू 100 लगा देते हैं, और इस साइड वाली जो भी हमने कैलकुलेशन करी है इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। देखो गुणा 100%, यहां भी गुणा 100%, ठीक है, यहां भी गुणा 100%, ठीक है। तो आर क्यूब से आर क्यूब गया भाई, आर क्यूब से आर क्यूब गया, और ये 4 से 8 कितनी बार गया, 2 बार, यानी ऊपर तो पाई बचा, नीचे 3 गुणा 2 क्या बचा, 6, तो आप क्या लिखोगे, पाई/6 गुणा 100%, ठीक है। कंपटीशन एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये इंपॉर्टेंट है, आपको 4 ऑप्शन देता है और 4 ऑप्शन में आपको वैल्यू पाई वाली मेंशन करता है, तो पाई वाली वैल्यू भी आप कंपटीशन एग्जाम के नजरिए से याद रखोगे कि एससीसी के लिए पैकिंग एफिशिएंसी संकुलन दक्षता कितनी है, पाई/6 गुणा 100, ठीक है। अब पाई की वैल्यू आपको पता है, पाई की वैल्यू कितनी होती है भाई, बताओ मुझे, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14 या 22.7, ठीक है, और नीचे 6 गुणा 100, तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे पैकिंग एफिशिएंसी को, तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो आपकी कितनी निकल के आएगी, आपकी निकल के आएगी वो 52.4%, कितनी निकल के आएगी, 52.4%, ठीक है। तो आप इसका जोड़ भाग की गुणा भाग कर लेना, और नीचे जो फाइनल वैल्यू निकल के आएगी वो 52.4%, तो ये आपकी फाइनल आ गई पैकिंग एफिशिएंसी। या मिटा दें, देखो अच्छा एक चीज और समझो, देखो तो जो सरल घनीय जालक है उसमें जो भरा हुआ हिस्सा है वो कितना है, 52.4%। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है प्रतियोगी परीक्षाओं में कि खाली हिस्सा कितना है, सरल घनीय जालक में खाली हिस्सा कितना है, तो भरा हिस्सा तो 52.4% आ गया, तो 100% में से घटा दो, खाली हिस्सा आ जाएगा। यानी अगर हम बोले सरल घनीय जालक में भरा हुआ स्थान तो कितना है, 52.4%, और रिक्त स्थान कितना है भाई, 100 में से घटा दो तो कितना निकल के आएगा, 47.6%, ठीक है। फटाफट आप इसको लिख लो, ठीक है, मिटा दो इसको, चलो मिटा, आप स्क्रीनशॉट लेकर भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जो दूसरा आएगा हमारा वो कौन सा आएगा, घनीय, सॉरी वो आएगा काय केंद्रित, अंतः केंद्रित भी जिसको आप बोल सकते हो, और शॉर्ट में उसका नाम क्या है, बीसीसी, ठीक है। तो अगली हेडिंग लगाओ आप मेरे साथ साथ, क्या लिखोगे, काय केंद्रित या अंतः केंद्रित संरचना में संकुलन दक्षता, ठीक है। तो अगली हेडिंग क्या होगी, काय केंद्रित, और क्या बोल सकते हो, अंतः केंद्रित, शॉर्ट में क्या बोल सकते हो, बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बीसीसी में संकुलन दक्षता, ठीक है। देखो
अब पहले मुझे बताओ बीसीसी की संरचना किस तरीके से होती है। बीसीसी की संरचना कैसे होती है कि सर अवयवी कण गोलों पर, किनारों पर तो उपस्थित होंगे, 8 कोनों पर तो उपस्थित होंगे, साथ के साथ अवयवी कण एक बीच में भी होता है एज इट इज। ठीक है, आपको बगल की संरचना में साफ दिख रहा है। ठीक है, बीच में एक लाल कलर का क्या रखा हुआ है, एक अवयवी कण रखा हुआ है। ठीक है, तो किनारों कोनों पर तो होंगे, 8 कोनों पर 8 गोले तो होंगे, लेकिन एक सेंटर में, एक क्रिस्टल के बीचों बीच में एक गोला भी उपस्थित होगा। ठीक है, एक सेकेंड, फोन बज गया, इसको थोड़ा सा साइलेंट कर देते हैं। चलो अब नहीं बचेगा। ठीक है, अपना देख लिया आपने। चलो अब आपको इसको मैं बोर्ड पर भी बना के बताता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले एक घन बनाओ, और घन बनाने के बाद आपको पता है कि जो बीसीसी में एक गोला कहां रखा था, बीचों बीच। अभी आपने देखा था ना लाल कलर का गोला बीचों बीच रखा था, तो यहां पर आपको एक बीचों बीच गोला रखना है। और किनारों पर तो गोले हैं ही, कोनों पर तो गोले हैं ही, तो पहले तो हम कोने वाला बना देते हैं। ठीक है, ये कोने वाला हो गया। इसके बाद हम ये बीच वाला गोला बना देते हैं, फिर ये जो इस कोने पर उपस्थित है उस गोले को बना देते हैं। ठीक है, तो देखो फिर इसके ऊपर हम क्या डाल देते हैं, एक विकर्ण। एक विकर्ण इस कोने से लेकर इस कोने तक। ये विकर्ण हमने क्यों डाला, ये विकर्ण क्यों डाला भाई, ये जो बीच में गोला रखा हुआ है इसका आयतन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उस कोने से लेकर सामने वाले कोने तक विकर्ण डाल देंगे, फिर हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय, तो उससे इसकी वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट। अब यहाँ पे एक चक्कर और है, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। पढ़ा है ना 10वीं क्लास में, अच्छे से प्रमेय पढ़ी है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो अगर ये कर्ण है तो इसका आधार भी चाहिए, तो भाई नीचे से भी आयतन कैलकुलेट करना है, तो नीचे से आयतन कैलकुलेट करने के लिए एक विकर्ण हम नीचे भी डाल देते हैं। ठीक है, और इन विकर्ण को हम नाम दे देते हैं, इस वाले को तो हम नाम दे देते हैं C, और इस वाले को हम नाम दे देते हैं B। ठीक है, दोनों छोटे लेटर में, स्मॉल लेटर में। और घन की भुजा तो आपको पता ही है, सारी भुजा कैसी होती है, एक जैसी। ये A है तो सारी कैसी होंगी, A पहले बता चुका हूं। अब देखो ठीक है, देखो नामकरण कर दो भाई, A B, ये बड़ा कैपिटल C, ये D, इसके बाद इसको दे दो अंदर वाली को, इस वाले कोने को E, इसको F, इसको G और इसको H। ठीक है, दे दिया आपने नामकरण। इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले Z कैलकुलेट करना है। तो Z तो हम पहले भी कैलकुलेट कर रखे हैं कि बीसीसी में परमाणुओं की संख्या कितनी निकल के आती है, 2। एक बार और कैलकुलेट करो उसको, क्योंकि यहां पर आपको Z की आवश्यकता है। तो अब शॉर्ट में लिखेंगे, हम पूरा नहीं लिखेंगे बार बार के काय केंद्रित अंत केंद्रित, शॉर्ट में लिखोगे बीसीसी में अवयवी कणों की संख्या, बीसीसी में अवयवी कणों की संख्या। और अवयवी कणों की संख्या को किससे दिखाया है, Z से। ठीक है, तो कोने पर 1/8 गुणा 8, ये तो कोने वाले। ठीक है, प्लस 1, ये एक बीचों बीच केंद्र में है, तो जो टोटल जो गोले आएंगे, टोटल जो परमाणुओं की संख्या आएगी वो कितनी निकल के आएगी, 2। यानी अगर हम Z की बात करें तो Z में जो अवयवी कणों की संख्या Z की बात करें तो Z की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 2 निकल के आएगी। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, किनारे की लंबाई। तो किनारे की लंबाई तो हमें पता है कितनी होती है, 1, या कोर भी बोल सकते हैं इसको। और गोले की त्रिज्या, ये भी हमें पता है, गोले की त्रिज्या को हमने किससे दिखाया था, R से। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये B कैलकुलेट करना है, क्योंकि जब ये कैलकुलेट होगा तभी ये C कैलकुलेट होगा, क्योंकि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर होता है। अच्छा, ये कैसे डिसाइड हुआ कि ये जो बीच वाली लाइन है वो ही कर्ण है, कैसे डिसाइड हुआ, ये डिसाइड होता है एंगल से। जो 90 डिग्री का कोण है, जो 90 डिग्री का कोण है, वहां से जो सामने वाली भुजा होती है, जो सामने वाला विकर्ण होता है, वही क्या होता है, आपका कर्ण। ठीक है, तो एंगल यहां बन रहा है 90 डिग्री का, तो ये सामने वाला क्या होगा, विकर्ण होगा, डायगोनल होगा। ठीक है, तो हम यहां से कह देंगे यहां। अच्छा, अब इसमें भी देखो, अगर आपको C कैलकुलेट करना है तो पहले आपको B कैलकुलेट करना पड़ेगा।
सही बात है ना। अरे बी की वैल्यू थोड़ी है हमारे पास तो भुजा की वैल्यू है, भुजा है हमारे पास ए, लेकिन बी की वैल्यू थोड़ी है हमारे पास। बी तो क्या लगा रखा है आपने, विकर्ण। तो पहले तो नीचे वाला विकर्ण बी कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब ये बी कैलकुलेट हो जाएगा तो उसकी सहायता से कौन कैलकुलेट हो जाएगा, सी। तो अब मुझे बताओ यहां पर बी क्या है, आधार है, लंब है, क्या है? वही आपका आंसर कि सर हम पहले चेक करेंगे कि 90 डिग्री का कोण कहां बन रहा है, और जहां 90 डिग्री का कोण बनेगा उसके सामने वाली जो भुजा होगी वही क्या होगा, कर्ण होगा। तो यहां देखने पर आपको साफ साफ पता चल रहा है कि ये जो है वो 90 डिग्री का है। ठीक है, अब आपको इतना इमेजिन करना आना चाहिए कि 90 डिग्री का कोण कैसे निकालोगे, क्योंकि वर्ग है और वर्ग में चारों जगह कितने का कोण होता है, 90 का। अरे भाई वर्ग में चारों जगह हर जगह कितने का कोण होता है, 90 डिग्री का कोण होता है। तो नीचे भी वर्ग ही बना हुआ है तो हर कोण कितने का होगा, 90 डिग्री का। तो ये कोण 90 डिग्री का है तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण होगी। ठीक है ना। तो अब हमको कर्ण पता चल गया, अब हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के क्या निकाल देंगे, इसकी वैल्यू निकाल देंगे। तो यहां पर ये त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम, देखो इस वाले की, ये वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ए बी और ई, तो हम क्या लिखेंगे, चित्रानुसार त्रिभुज ए बी ई से। तो ए बी ई से हम क्या कह सकते हैं, बी स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, आधार किसका है, ए, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, लंब का भी वैल्यू कितना दे रखा है, ए। तो बी स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर ए, और लंब स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर मिलके क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर। तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 2a स्क्वायर। ठीक है ना। अब हम किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं भाई, c की वैल्यू, क्योंकि हमें b की वैल्यू पता चल गई। ठीक है, तो यहां से c की वैल्यू निकालो। अगर b निकालना है आपको, अगर यहां से b निकालना है तो स्क्वायर को वहां भेजो, 2 पर क्या लग जाएगा, अंडर रूट, और a का स्क्वायर खत्म हो जाएगा। अब इस a को आप थोड़ा सा आगे लगा दो तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि कभी कभी क्या करते हो आप पूरे अंडर रूट के अंदर a को रख देते हो, जो वैल्यू गलत है। क्योंकि यहां पर अब जब आप अंडर रूट लगाओगे तो इसका स्क्वायर हट जाएगा, यानी इसको a√2 लिखो, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो b की वैल्यू आ गई। अब यहां से आप चित्रानुसार क्या कह सकते हो, चित्रानुसार आप ये कह सकते हो कि ये भी तो एक ट्राइंगल है भाई, ये वाला देखो, C से लेके B और फिर ये E, तो हम ये भी कह सकते हैं क्या कि EBC। अब ये भी हमारा क्या बन चुका है, एक त्रिभुज बन चुका है। तो अगला हम क्या बोलेंगे, चित्रानुसार त्रिभुज EBC से। ठीक है, तो EB और ये ऊपर वाली C से, ये भी एक क्या बन चुका है, त्रिभुज। तो यहां भी हम कर्ण स्क्वायर लगाएंगे। कर्ण क्या है हमारा, C, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार क्या है, आधार क्या है भाई इसमें, b। तो आधार आप करोगे b स्क्वायर प्लस ये वाला जो लंब है इसकी भी वैल्यू क्या होगी, भुजा है, और भुजा की वैल्यू सारी कैसी होंगी, एक समान। यानी भुजा की वैल्यू कितनी निकल के आएगी इसकी, इधर कितनी निकल के आएगी भाई बताओ, a। क्यों, क्योंकि जो वर्ग में जो भुजाएं हैं वो समस्त भुजाएं कैसी होती हैं, एक समान। तो यहां पर अब b स्क्वायर हो गया, इसके बाद क्या आ जाएगा, a स्क्वायर। ठीक है, तो b स्क्वायर की हमें वैल्यू पता है, b स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 2a स्क्वायर। तो रख दो 2a स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर, 2a स्क्वायर और 1a स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 3a स्क्वायर। तो c स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, 3a स्क्वायर। तो अगर मुझे अकेली केवल c की वैल्यू निकालनी हो तो c की वैल्यू क्या रखोगे, √3, और a पे से स्क्वायर हट जाएगा, यानी c की वैल्यू क्या निकल के आएगी, a√3। तो अब मैं इस चित्र को देख के कह सकते हैं क्या अपन कि सर यहां तो देखो आधा गोला आ रहा है। ठीक है, तो इस गोले की जो त्रिज्या होगी वो तो होगी r। ठीक है, त्रिज्या इस गोले की यहां से यहां तक हो गई r। अब सर इसका तो पूरा आ गया व्यास, इसका पूरा व्यास आ गया ना। तो त्रिज्या अगर r है तो r प्लस r, व्यास कितना हो जाएगा, 2r। और इसके बाद सर इस गोले की भी त्रिज्या आ रही है, तो इस गोले की भी वैल्यू क्या होगी, r। तो अपन कह सकते हैं क्या कि यहां से जो विकर्ण c है उसकी जो लंबाई होगी वो किसके बराबर होगी, 4r के बराबर, क्योंकि r प्लस 2r 3r और 1 कितना हो गया, 4r। तो c की वैल्यू यहां से कितनी निकल के आई, 4r। तो c की वैल्यू को आप यहां पे पुट कर दो इस जगह, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 4r बराबर a√3। सारा जो काम हम कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, हमें a और r के बीच का संबंध निकालना है। ये जब हमारा आ गया तो हम फाइनल फॉर्मूले में पुट करके उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहां से हमने a की वैल्यू निकाल सकते हैं। a की वैल्यू क्या निकल के आएगी बताओ, 4/√3, और r यहां से a की वैल्यू निकालनी है, √3 को नीचे भेजो तो 4/√3r, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू। और अगर मैं यहां से बोलूं कि आप किसकी वैल्यू निकालो, r की वैल्यू, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ मुझे फटाफट, a√3 और नीचे क्या रखोगे, 4। ये किसकी वैल्यू आ गई, r की वैल्यू आ गई। तो यहां से आप a की भी वैल्यू निकाल सकते हो और आप
आर की भी वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखो। अब ए निकाल लिया, सारा काम हो गया। अब हमारा आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम अब क्या लगाएंगे भाई, संकुलन दक्षता का फॉर्मूला। तो संकुलन दक्षता, ठीक है, फॉर्मूला लिखोगे पहले तो, ठीक है, तो z कितना है हमारा 2, तो आप पहले चलो फॉर्मूला लिख लो, 4/3 पाई आर क्यूब, नीचे क्या आ जाएगा भुजा का क्यूब, और भुजा कितना आया 4/√3r, तो 4/√3r का क्या लगा दो क्यूब। ठीक है, z की वैल्यू यहीं रख दूं क्या, चलो यहीं रख देता हूं, z की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 रख दिया आपने। गुणा करो, कितना आया 4 दूनी 8, तो क्या आया 8/3 पाई आर क्यूब। नीचे कितना निकल आया 4 का गुणा करो, 4 गुणा 4 गुणा 4 क्यूब लग रहा है, तो 4 चौक 16, 16 चौकू 64। ठीक है, r गुणा r गुणा r का क्यूब बटा नीचे √3 गुणा √3 गुणा √3, तो कितना हो जाएगा 3√3 हो जाएगा। तो नीचे रख दो 3√3। अरे भाई 2 √3 को मिलाओगे तो एक 3 बनेगा और एक √3 बच जाएगा। ठीक है, ये बच गया आपका। और कुछ बचा है क्या? नहीं। अब ये वाली कहानी कुछ ऐसी आ गई, देखो a/b बटा c/d। तो ऐसी कहानी जब आ जाए तो इसको सोल्व कैसे करना है, नीचे वाले को उल्टा कर दो, a/b गुणा नीचे वाले को उल्टा कर दो, तो ऊपर क्या हो जाएगा d/c। तो यही कहानी यहां इस वैल्यू को इस तरीके से सोल्व करो। तो सोल्व कैसे करोगे, 8/3 पाई आर क्यूब गुणा नीचे वाले को कर दो उल्टा 3√3 बटे क्या आ जाएगा 16r का क्यूब। अच्छा, गुणा 100 तो भूल ही जाते हैं, इसको जरूर लगाओ गुणा 100%। यहां भी क्या है गुणा 100%, यहां भी क्या है गुणा 100%। ठीक है, इसके बाद देखो 8 से 16 कितनी बार गया, 8 दूनी 16। ठीक है, और ये 3 से क्या गया 3 गया, पाई से अच्छा पाई नहीं कट सकता आपका। ठीक है, 8 दूनी 16, अरे 16 नहीं है यहाँ भाई, एक सेकेंड, यहाँ क्या है 64 है, 64 रखो, 4 चौकू 16, 16 चौकू 64, और यहां भी क्या रखना है 64। ठीक है, अब काटो, अब हो जाएगा। तो 8 गुणा 8, 8 कितने हो जाते हैं 64, और 3 से क्या कट चुका है 3, ऊपर क्या बचा आपका r क्यूब से क्या कट चुका है r क्यूब, ऊपर आपका सिर्फ और सिर्फ क्या बचा है पाई और √3। देखो ऊपर यहां पर क्या बचा पाई और इधर क्या बचा √3, तो यहां पर आप नीचे क्या रखोगे बराबर पाई √3 बटे नीचे क्या बचा आपका 8, और गुणा क्या बचा 100%। √3 की वैल्यू आपको पता है, √3 कितना होता है भाई 1.73, और पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू होती है 3.14, तो इसको रखो 3.14 गुणा 1.73 बटे 8 गुणा 100%। तो ये जब आप कैलकुलेट करोगे तो कितना निकल के आएगा 68%। यानी बीसीसी में जो हिस्सा घिरा हुआ है वो कितना परसेंट घिरा हुआ है 68%। अब क्वेश्चन आपसे मेरा ये है कि भरा हुआ हिस्सा आपने बता दिया, अब मुझे फटाफट आप बताओ कि इसमें जो खाली हिस्सा होगा वो कितना प्रतिशत होगा। तो आपने बोला कि सर बीसीसी में जो भरा हुआ हिस्सा है वो तो कितना है 68%, यानी बीसीसी में जो संकुलन दक्षता है वो तो 68% है। और अगर खाली हिस्से की बात करो तो खाली स्थान कितना बचेगा, खाली स्थान सर बचेगा बीसीसी में, वो बचेगा सर कितना बचेगा भाई, 100 में से घटा दो 32%। तो जो खाली स्थान है वो तो आपका बचा 32%, और जो संकुलन दक्षता निकल के आई वो कितनी निकल के आई 68%। ये नीचे वाला क्वेश्चन कंपटीशन एग्जामों के लिए है, बाकी थ्योरी में आपको यहां तक लिखना है 68% तक। ठीक है, फटाफट इसको करो फिर आगे की बात करते हैं। क्या मिटा दे भाई इसको, चलो इसको मिटा देते हैं फटाफट। और आगे अब हमारा एक बचा हुआ है फलक केंद्रित संरचना में संकुलन दक्षता, जिसको आप सीसीपी में भी बोल सकते हो, एफसीसी या सीसीपी में संकुलन दक्षता। याद रहे संकुलन दक्षता एचसीपी षटकोणीय निविड़तम संकुलन की भी संकुलन दक्षता कितनी होती है 74%। ठीक है, देखो तो अगली हेडिंग हम क्या लगाएंगे, सीसीपी या एफसीसी में, और इसका पूरा नाम भी लिख देता हूं, चलो फलक केंद्रित या घनीय निविड़ संकुलन में फलक केंद्रित संरचना में संकुलन दक्षता, संकुलन दक्षता। घनीय निविड़ बोले तो भी बात एक ही है। क्यों? क्योंकि सीसीपी का नाम क्या है,
क्यूबिक क्लोज पैकिंग, घनीय निबिड़ संकुलन में, घनीय निबिड़ संरचना में संकुलन दक्षता। ठीक है, तो सबसे पहले यहां स्ट्रक्चर देखो, दिख रहा है आपको 8 गोले तो आपको दिख ही रहे हैं, 4 आगे वाले और 4 पीछे वाले। इनके बीच में देखो, बीच बीच में एक लाल लाल कलर का गोला दिख रहा है आपको, तो ये कौन सी संरचना है? फलक केंद्रित संरचना है। इसको हम बोर्ड पे कैसे बनाते हैं देखो, पहले भी हम बना चुके हैं इसको। अरे बोलो भाई, पहले बना चुके हैं ना, तो कोई दिक्कत वाली ऐसी बात नहीं है, क्योंकि पहले आप इसको बना चुके हो। अब हम एक फेस का कैलकुलेट कर लेते हैं, एक फलक का कैलकुलेट कर लेते हैं। जितने आपके अवयवी कण हैं उससे हम इसका क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो गुणा करने से किसका निकल आएगा? पूरे क्रिस्टल का जो संकुलन दक्षता है वो वैल्यू कैलकुलेट होके निकल आएगी। ठीक है, तो एक गोले का एक फलक का कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहां पर आप बनाओ सबसे पहले, तो पहले तो ये आपका किनारे वाला कोने वाला गोला आ गया। इसके बाद जो फलक के केंद्र में रखा हुआ है वो गोला आ गया। इसके बाद जो इस वाले कोने पर गोला रखा हुआ है वो भी आ गया। तो वही बात, इसको कैलकुलेट करने के लिए भी क्या लगाओगे? विकर्ण लगाओगे, और विकर्ण लगा के आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे। इस विकर्ण को हम नाम दे देते हैं यहां पर कौन सा? बी। ठीक है, तो वैल्यू उसी हिसाब से वैल्यू को रखो। इसको हमने नाम क्या दिया था? ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई, इसको एफ, इसको जी और इसको एच। ठीक है, अभी वैसे हमने ये कैलकुलेट किया था ना बी, अभी काय केंद्रित में, तो उसी तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। वैसे तो वैल्यू आपको डायरेक्ट याद रखनी चाहिए, वो भी मैं बताऊंगा आपको, लेकिन अपन को थ्योरेटिकल लिखना है तो इस तरीके से पूरा सिस्टमेटिक तरीके से अपन लिखेंगे। और भुजा तो आपको सबको पता है कि भुजा तो घन में भैया सभी की कैसी है? एक जैसी, ए। ठीक है, तो सबसे पहले सीसीपी या एफसीसी में अवयवी कणों की संख्या, तो अवयवी कणों की संख्या कितनी निकल के आएगी बताओ? पढ़ चुके हो आप इसको, फलक के केंद्रों पर भी उपस्थित होते हैं। ठीक है ना, तो 1/8 गुणा 8, ये तो कोनों की कहानी है, और फलक का योगदान 1/2 होता है। टोटल फलक कितने होते हैं? 6। तो यहां पर जो अवयवी कणों की संख्या निकल के आएगी, यहां से तो 1 बचा, यहां से 3 बचा, 3 और 1 टोटल कितना हो गया? 4। तो यहां पर जो अवयवी कण की संख्या निकल के आई वो कितनी निकल के आई? 4। ठीक है, अब इसके बाद आपको पता है कोर की लंबाई, कोर या किनारे की लंबाई कितनी है? ये है ए। गोले की त्रिज्या कितनी है? गोले की त्रिज्या है कितनी? r। अब यहां पर त्रिज्या r है, इसका व्यास आ गया 2r, इसकी त्रिज्या आ गई r। तो मैं कह सकता हूं क्या कि जो b है वो किसके बराबर होगा? 4r के बराबर। r + 2r 3r और 1 कितने हो गए? 4r। ठीक है, तो b की जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी निकल के आई? 4r। अब यहां पे देखो, चित्रानुसार आप क्या कह सकते हो? चित्रानुसार आप कह सकते हो त्रिभुज। अब कौन सा त्रिभुज बन गया? देखो ये वाला देखना, सी बी और एफ। कौन सा बना? सी बी और एफ। तो आप क्या लिखोगे? त्रिभुज सी बी एफ से कर्ण स्क्वायर। कर्ण कौन सा है बताओ? अभी आपको जस्ट बताया कि जहां से 90 डिग्री का कोण बन रहा है उसके सामने वाली भुजा ही कर्ण है, और 90 डिग्री का कोण कुछ यहां बन रहा है, और 90 डिग्री का कोण सामने बी क्या हो चुका है? आपका कर्ण। तो बी स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार कितना है? आधार है ए, और लंब भी कितना है? ए। तो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, तो जो बी स्क्वायर आएगा वो किसके बराबर आएगा? 2a स्क्वायर के। और जो b निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? √2a। यानी ये जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी निकल के आई? √2a। ठीक है, तो अब यहां पर आप किसकी वैल्यू रख दो? b की वैल्यू हमें पता है कितनी? 4r। तो 4r बराबर क्या आ गया? a√2। तो हमें तो a और r के बीच का संबंध निकालना है, तो a बराबर क्या आएगा यहां से बताओ? a बराबर क्या आया? 4/√2r। अब इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखना, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं 4 को। √2 2, और ये भी √2 कितने हो जाएंगे? 2 दूनी कितने हो जाएंगे? 4। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। नीचे क्या है? बटे में, नीचे भी बटे में √2 है, तो एक √2 से एक √2 कट जाएगा, बचे कितने यहाँ? 2, और 2 √2 बच जाएगा, और ऊपर क्या बचा है? यहाँ पर r। तो इसको हम सोल्व करेंगे फाइनल, तो क्या निकल के आएगा? 2√2r। ठीक है, समझ गए बात को? इसको मैं मिटा देता हूं, समझाने के लिए था ये बस आपको। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी निकल के आई? 2√2r। अगर यहां से आपसे कोई r की वैल्यू पूछे तो r की वैल्यू निकाल दो। a की जगह क्या रख दोगे? a के आगे क्या आ जाएगा?
√2 और नीचे क्या पहुंच जाएगा 4। तो उसी तरीके से कैलकुलेट करके आप किसको निकाल दोगे, आर की वैल्यू को निकाल दोगे। अब सारी वैल्यू हमारे सामने है, तो संकुलन दक्षता हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। संकुलन दक्षता z कितना है 4 गुणा गोले का आयतन कितना है 4/3 पाई आर क्यूब बटे नीचे क्या है भुजा का क्यूब, और भुजा कितनी है √2√r, तो 2√2r का क्या कर दो क्यूब गुणा 100 इंटू क्या कर दो प्रतिशत। ठीक है, अब इसके आगे आपको क्या करनी है कैलकुलेशन। तो चलो कैलकुलेशन करते हैं। देखो सबसे पहले आपको संकुलन दक्षता का फॉर्मूला एग्जाम में जरूर लिखना है। ठीक है, ऐसा नहीं आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हो, तो हमेशा पहले आप फॉर्मूला लिखोगे। संकुलन दक्षता का कितना होता है z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ये तो गोले का आयतन हो गया, नीचे क्या आ गया भुजा का क्यूब गुणा 100%। तो ये फॉर्मूला लिखने के बाद ही आपको वैल्यू पुट करनी है, ये बात आप याद रखना। ठीक है, क्योंकि मैंने एक बार लिख दिया था फॉर्मूला, इस वजह से मैंने बार बार नहीं लिखा, लेकिन आपको लिखना एग्जाम में मस्ट है। ठीक है, नहीं तो आधा नंबर काटेगा आपका फॉर्मूला नहीं लिखने का। इसके बाद देखो, इसके बाद आप क्या करोगे 4 का गुणा 4 से 4 चौक 16, 16/3 पाई आर क्यूब अपॉन नीचे 2 का गुणा करो भाई, तो 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, √2 का क्यूब करो, √2 गुणा √2 गुणा √2, तो यहां से ये 2 बन गया, तो 2 गुणा 2 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो 16 √2 भाई ये दोनों का मिला के तो 2 हो गया ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, तो 16 √2 नीचे क्या आया 16 √2 और r गुणा r क्या आ गया r का क्यूब गुणा 100%। अब इसको तो मैं मिटा देता हूं जो बगल में लिख रखा है, क्योंकि ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। ठीक है, इसके बाद वही वाली कहानी आ गई a/b/c, तो नीचे वाली वैल्यू कहां आ जाएगी ऊपर। ठीक है, तो 16 3 गुणा 16 √2 r क्यूब, और ऊपर क्या है पाई आर क्यूब इंटू 100%। तो देखो क्या क्या कट सकता है, काटने वाली चीज सारी काट दो। एक तो भाई 16 कट सकता है 16 से, ठीक है, आर क्यूब से आर क्यूब कट सकता है, और कुछ है नहीं है। तो जो पाई की टर्म में वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी π/3√2 यही आएगा गुणा 100%। और पाई की वैल्यू कितनी है, पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 गुणा 100%, और बटे में नीचे कितना है 3, और √2 की वैल्यू कितनी होती है, √2 की वैल्यू होती है 1.41, इसको आप याद रखोगे। तो 3 गुणा 1.41, ठीक है, कैलकुलेशन करोगे कितना आ जाएगा 74%। यानी HCP में भी अगर आपको पूछे कि HCP में संकुलन दक्षता कितनी है, तो याद रखना यहां भी कितनी है 74%। और CCP या SCP में आपसे संकुलन दक्षता पूछे तो इन दोनों में भी संकुलन दक्षता कितनी है 74%। यानी जो सर्वाधिक जो हिस्सा भरा हुआ है, अगर क्वेश्चन ऐसे आए कि उस क्रिस्टल जालक का नाम दीजिए जिसमें जो अवयवी कणों ने सर्वाधिक हिस्सा घेर रखा है, तो आप इनमें से किसी भी एक का लिख सकते हो। SCP का भी लिख सकते हो, CCP का भी लिख सकते हो, FCC का भी लिख सकते हो। और आपसे पूछे कि फलक केंद्रित संरचना में कितना हिस्सा खाली है, तो भरा हुआ हिस्सा कितना है 74%। संकुलन दक्षता किसको बताती है, भरा हुआ हिस्सा कितना है, तो भरा हुआ हिस्सा तो आ गया 74%। खाली हिस्सा कितना बचेगा, 100 में से घटा दो, खाली हिस्सा बचेगा हमारा 26%। यानी अगर आपसे पूछे कि FCC में खाली हिस्सा कितना है, तो प्यारे बच्चों FCC में जो खाली हिस्सा कितना है वो है 26%। तो यहां आपका संकुलन दक्षता का टॉपिक अच्छी तरीके से हो गया है। आप इसको लेक्चर को अगर एक बार में आपके समझ में नहीं आता तो आप लेक्चर को दोबारा देख सकते हो, ठीक है ना। हौसला रखो, सारी चीजें आपको समझ में आनी है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। एक बार समझ में नहीं आती 10 बार पढ़ो उस चीज को, जब तक समझ में ना आए जब तक छोड़ो मत उसका पीछा, देखते हैं कैसे समझ में नहीं आती। और कोई भी अगर आपको दिक्कत है तो आप मुझसे बता सकते हो, मैं उसका आंसर आपको अवश्य करूंगा, ठीक है। तो इसी के साथ ही मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।